आप जैसा मिजाज किसी और के पास का। कामयाबी चाहती हैं तो हमारी मानती जाइए और अपनी करती जाइए। आपका और मेरा साथ पाकिस्तान पार्टी की बुनियादों को हिला के रख देगा। अरे जो दिल में है वो इधर उधर कर दें। हम भी तो बड़े हैं राहों में। ओके सी देखेंगे, जरूर देखेंगे। देखने की चीज है, बार बार देखेंगे। रंगीली जी आपा को कमरे में नाश्ता दे दिया? जी बीबी जी। गुड मॉर्निंग सबको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए दोनों को। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बाबा जान क्या हो गया? नवाब भी तो इंसान होते हैं, उनके चेहरे पे कौन से हीरे लगे होते हैं? और हर इंसान पलता टुकड़ों पर ही है। प्लीज आप एक गरीब आदमी से ये शाही टुकड़े ना छीनें। हाँ लेकिन बेटा और लोग भी तो बैठे हैं। तो क्या हुआ, और लोगों के लिए इतना कुछ है। देखें, केले हैं, सेब हैं, अंडे हैं, टोस्ट है, जूस है, चाय है, क्या नहीं है, मक्खन जैम सब कुछ तो है। और अगर कुछ बच गया तो ले लीजिएगा। क्या हुआ अम्मी जान, हम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ आंटी? खैरियत है? आप नाश्ता करते हुए रो क्यों रही? अम्मी क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अम्मी जान जवाब दीजिए ना खुशी को। इस घर में सिर्फ इसी को तो सबसे ज्यादा फिक्र रहती है। बेचारी। तुमने क्यों लुकमा छोड़ दिया भाई? इस घर में नंबरबाजों की तादाद कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ती जा रही है। ज़ैनब, अम्मी आपने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्या हो गया, प्लीज मुझे भी बताएं। बस बेटा, यादों की भंवर जब सोच के पैर से लिपट जाए तो इंसान घूम जाता है। उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि कोई और नहीं जानता। रिलैक्स हो जाए अम्मी जान, कभी कभार जीने के लिए हमें अपनी यादों से भी लड़ना पड़ता है। भूल जाएं सब। अपने जान की शरारतों को कैसे भूल जाऊं? नवाब साहब की खाली कुर्सी को कैसे नजरअंदाज कर दूं? मुझे लुकमा खिलाने वाला चांद आज जब गैरों की तरह मेरे सामने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराता है
तो कलेजा मुंह को आता है। तुम्हारी वजह से इस घर में बसने वाले हर फर्द की आंखें तुम्हारे दिए हुए आंसुओं से भीग चुकी हैं। लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। हर कोई मुझे इल्जाम क्यों दे रहा है? मैं मानती हूँ तुम्हारा जहन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे रिश्तों की पहचान सब कुछ खो चुकी, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे रिश्तों से मुतारिफ करवाया है, सबसे मिलवाया है, एक एक का नाम, तुमसे जुड़ा रिश्ता सब कुछ समझाया है। और एक तुम हो, अपनी माँ को आंटी कहकर पुकारते हो। हुमायला, मैं इन रिश्तों से मानूस नहीं हूं। उसके बावजूद इनकी अहमियत से इनकार नहीं करता, लेकिन इनको मानने का भी इकरार नहीं कर सकता। मुझ पे ट्रस्ट करो चांद। मैं करता हूं ट्रस्ट तुम पे, लेकिन तुम मेरी ज़हनी हालत को जानती हो, समझती हो। अगर मेरी ज़हनी हालत ठीक होगी तो जहन मान जाएगा, खुद ब खुद सब रिश्तों की पहचान, उनकी अहमियत मेरी जुबान पर आ जाएगी। इनको बताओ मैं गलत नहीं हूं, इनको समझाओ। क्या करूं खुशी, हालात से समझौता करती हूँ तो दिल कटता है, दिल की मानती हूँ तो आंखें ज़ारों के तार रोती है। हौसला रखें अम्मी। हौसला करती हूँ, लेकिन हौसला होता नहीं है बेटा। मैं तो तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। शौहर के होते हुए भी तुम एक बेवा की तरह जिंदगी गुजार रही हो। हादसे हो जाते हैं लोगों की जिंदगी में, कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। मैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। खुदा के लिए इनको समझाओ। मैं तंग आ चुका हूं। मैं भी एक बेटी की माँ हूं, तुम भी किसी की बेटी हो। मैं तो तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर सकती हूँ। मुकद्दर के हाथ दामन में जो कुछ भी डाल दे उसे कबूल करना पड़ता है ना अम्मी। खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। खुदा तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे। तुम्हारी आंखों में गम के आंसू कभी ना आए। ये तो उम्र भर का रोना है मुराद। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर उनके साथ मिलकर हर वक्त हालात का मातम करता फिरे। ये मत भूलो ज़ैनब कि वो मेरी माँ हैं। और तुम भी मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम मेरी बीवी हो तो अपनी मर्जी शौहर पर थोपने की कोशिश मत करो। तुम जो चाहते हो ना करते फिरो, मगर होगा वही जो मैं चाहती हूँ, समझे? ऑफिस जा रही हूँ, तुम भी चलो। सॉरी, मुझे सियासत से नफरत है। लाए हुमायला जी से मुझे दीजिए। आ जाओ अमन, मेरे को पप्पा बुला रही है। आ जाओ। अपने बाबा की तरह ये भी हमें लिफ्ट नहीं करवाता। अभी उसे रिश्तों की पहचान नहीं है ना। खून के रिश्ते तो जिस्म में खून की तरह दौड़ते हैं। ना जाने हमारे रिश्तों को किसकी नजर लग गई। एक बात तो है अम्मी जान, हुमायला में कुछ ना कुछ जादू तो जरूर है। जिसको भी एक नजर देख लेती है वो इन्हीं का होके रह जाता है। सोहा बेटा, हुमायला के लिए सोच समझ कर बोला करो। इस घर में लोगों के दिल शक्नी करने के लिए ज़ैनब ही काफी है। वैसे आज आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल लग रही हैं। आप भी काफी फ्रेश लग रहे हैं। कोई खास प्रोग्राम है? मेरे लिए आपसे मिलना कोई आम प्रोग्राम होता है? दरअसल हमारे डिपार्टमेंट में अक्सर लोग अपना दिल वर्दी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन मैं कुछ मुख्तलिफ सा हूं। एसपी साहब वो प्लीज शगुफ्ता जी, प्लीज एक बार मुझे नाम से पुकार लें।
क्यों? आपको आपके ओहदे से कोई पुकारे तो आपको अच्छा नहीं लगता? मोहतरमा जी, मेरा ओहदा मेरे लिए मोतबर है, लेकिन कभी कभी जी चाहता है कि कोई मुझे नाम से पुकारे। तो आपकी बीवी आपको नाम से नहीं पुकारती? अगर मेरी कोई बीवी होती ना, तो इस वक्त मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठा होता। इट्स टू लेट। सियाने कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। इट्स नेवर टू लेट। वैसे सॉरी टू आस्क बट कुछ ज़्यादा देर नहीं होगी? जवानी डिग्रीज हासिल करने में गुजारी और बाकी का वक्त अपने कंधे पर स्टार्स कमाने में। कभी इस दरमियान शादी का सोचा ही नहीं। वैसे काफ़ी दुख भरी कहानी है आपकी। कमाल करती हैं। अरे भाई, मैंने आपको अपनी मेहनत का किस्सा सुनाया है, कोई अलमनाक वाकया नहीं। वैसे आपको शादी कर लेनी चाहिए, वरना। थैंक यू जी। कहीं आपने अपने वकालत के पेशे के साथ साथ कोई मैरिज ब्यूरो तो नहीं खोल रखा है? नो, मैं तो बस आपको मशवरा दे रही थी। आपके मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल शादी की एक वक्त और उम्र होता है, अगर वो गुजर जाए ना तो इंसान की छुट्टी हो जाती है। लो जी, आपने तो हमारी छुट्टी कर दी। क्या? दरअसल आपसे मिलने के बाद जी चाहता है कि बस आप ही से मिलता रहूं। वैसे आपको फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, काफ़ी अच्छे डायलॉग्स बोल लेते हैं आप। ये ले जी, अब आपने हमें एक्टर बना दिया। क्यों? एक्टर इंसान नहीं होते? नहीं, होते हैं, क्यों नहीं होते। लेकिन मुझे पूरा दावा है कि अगर मैं किसी फिल्म में काम करता ना, तो उसमें भी वर्दी पहनकर एसपी का रोल निभाता। एक्चुअली लोग मेरा चेहरा देखकर ये कहते हैं कि मुजरिम फौरन अपने जुर्म कबूल कर लेता है। काश अल्ताफ भाई का भी कातिल आपके सामने आके फौरन अपना जुर्म कबूल कर ले। इंशाल्लाह। अपनी शगुफ्ता जी, आप फिक्र ना करें। फिलहाल वो आज़ाद सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। मगर कल अगर पुलिस एग्जामिनर वोकल मैच कर देता है और ये साबित कर सकता है कि जमीला बेगम की आवाज़ और फ़ोन कॉल की आवाज़ एक है, फिर आप मेरी कार्रवाई देखिएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हुसैन, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। माय प्लेजर। ज़ैनब क्या चाहती है, मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रही हूँ। चाची जान, मेरे ख्याल में ज़ैनब भाभी वन मैन शो की आती हैं। वो अपने होते हुए किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी रोज़ पार्टी मेंबरान से कहीं ना कहीं मीटिंग्स चल रही हैं, उनमें से चंद एक तो बाकायदा इलेक्शन का तकाजा कर रहे हैं। इलेक्शन तो होना भी चाहिए भाभी, और मेरे नज़दीक पार्टी प्रेसिडेंट के लिए आपसे बेहतर और कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सेकंड करता हूँ कैसर, लेकिन वो पार्टी मेंबर्स जो जल्दी इलेक्शन के ख्वाहिशमंद हैं, हमें उन कारकुनों से कुछ वक्त मांगना होगा। आप दोनों के भरोसा करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खुद को प्रेसिडेंट के लिए नाअहल समझती हूँ। मेरे नज़दीक सरदार बनने के लिए अगर कोई पुराना और बेहतर सियासी कारकुन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो अब्बा जान का बनाया हुआ मंशूर कई खराबियों से बच जाएगा। सदर के लिए मैं अमीर जान से दरख्वास्त करूंगी। मुझे यकीन है कि मरहूम नवाब वहीदुल्लाह की बेवा उनकी जानशी होनी चाहिए। नहीं बेटा, मैं इस उम्र में इलेक्शन लड़ूं, ये मुनासिब नहीं है। हमें पार्टी को इंतशार से बचाने के लिए आपका सियासत के मैदान में आना बहुत ज़रूरी है, वरना दुश्मनों की साजिशें पार्टी के टुकड़े करने में कामयाब हो जाएंगी। नहीं बेटा, मुझे कुछ दिन सोचने का मौका दो। हो सकता है कि मैं कोई बेहतर फैसला कर सकूं।
आंटी हुमायला कहाँ पे? माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको रुकना पड़ा। चलिए। खुशी साथ जा रही है ना, तो फिर वहां तुम्हारे जाने की तो कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अमन को कौन देखेगा? नहीं आंटी, हुमायला हमारे साथ जाएगी। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा, लेकिन घर पर किसी फर्द का होना भी तो जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भला मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? आप लोग जाइए, अमन को फीड भी तो कराना होता है ना। मैं चांद के लिए दुआ करूँगी। अपने सब्र को आजमाना तो कोई हुमायला जी से सीखे। कभी कभी तो ज़ब्त का वो मुकाम छू लेती है कि मुझे डर लगने लगता है। अम्मी अगर आप इजाज़त दें तो मैं घर पे रुक जाती हूँ। आंटी खुशी ठीक ही तो कह रही है। चांद तुम जाओ, हॉस्पिटल में बहुत जर्म्स होते हैं, मैं अमन को लेकर नहीं जा सकती। चलो बेटा, देर हो रही है। मैं सारी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। ऐसे मरीज़ जो अपनी यादाश्त खो चुके हों लेकिन अपने हालिया दौर में नॉर्मल हों, उनकी यादाश्त वापस आना मुमकिन तो नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। डॉक्टर साहब, क्या चांद अपनी सारी ज़िंदगी इसी अजियत में गुजारेगा कि ये एक मरीज़ है? प्लीज़ आप मिस्टर चांद को मरीज समझना बंद कीजिए। ये एक नॉर्मल इंसान है, बस फ़र्क इतना है कि वो अपना माजी भूल चुके हैं। अब इनको ज़िंदगी के कामों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। मैंने पुराना चार्ट देखकर नई मेडिसिन तजवीज़ की है। प्लीज़ इनको दवा टाइम से देते रहिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अपने तमाम रिश्तों को फरामोश कर चुका हूँ। ये सब लोग मेरे अपने हैं लेकिन मुझे गैर लगते हैं। प्लीज़ अपने आप को इन रिश्तों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए मिस्टर चांद। हो सकता है कि कोई वाकया, कोई बात आपको आपके माजी से मिला दे। प्लीज़ एडजस्ट योर लाइफ। वाह, आज चांद के जीने से उतरकर जमीन पर अकेली बैठी हो। खैर तो है। चांद की आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, सब लोग इसे लेकर वहाँ गए। और तुम्हें फालतू समझकर घर में अकेला छोड़कर चले गए।
हाय री किस्मत, मुझे तो तुम पर तरस आता है, और तुम बड़ी सख्त जान। सुना है लिखने लिखाने वाले लोग बहुत हसास होते हैं, लेकिन तुम ना जाने क्यों बड़ी मुस्तकिल मिजाज हो, रत्ती भर टस से मस नहीं होती हो। इसकी वजह पूछ सकती हूँ? क्यों? इंसान की कमजोरी उसकी मजबूरी बन जाती है, और चांद मेरी मजबूरी है, वरना मैं तो कब का इस घर को छोड़कर जा चुकी होती। लेकिन क्या करें, चांद मेरे बगैर इस घर में रहेगा नहीं, और इस घर को चांद के बगैर मैं देख नहीं सकती। या अल्लाह, इतना गुमान। तुम भी शायद भूल रही हो कि चांद अपने बीवी और बच्चे को भी फरामोश कर चुका है, तो तुम क्या चीज हो? मैं भी इसी उम्मीद में यहाँ बैठी हूँ कि शायद चांद को अपनों की शनाख्त हो जाए और मैं गैरों की तरह इस घर से चली जाऊं। तुम इस घर से ना भी जाना चाहो ना, तो तब भी तुम्हें इस घर से जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि तुम घर के हर फर्द की आंख में खटकने लगी। मुझे आपके सिवा किसी और की आंखों में अपने लिए नफरत दिखाई नहीं देती। अरे तुम भी मुझे औरों की तरह बुरा समझने लगी हो। जी जान, मैं बहुत सीधी और साफ बात करने की आदी हूं, और जो खबर इस पूरे घर में तुम्हें कोई नहीं सुनाए, वो मैं तुम्हें बता देती हूं। चांद की बर्थडे आने वाली है, और अम्मी जी इस बार अपने बेटे की बर्थडे मरहूम ससुर जी की वजह से बहुत सादगी से मनाएंगे। और हाँ, एक और बात, जब चांद अपनी सालगिरह का केक काटेगा तो उसके साथ किसी का दिल भी कटेगा। शायद तुम्हारा। इस बार अम्मी जी चांद को उसकी सालगिरह पर तुम्हारी जुदाई का तोहफा देंगी। कैसा? जब चांद अपनी सालगिरह का केक काटेगा तो उसके साथ किसी का दिल भी कटेगा। जब चांद अपनी सालगिरह का केक काटेगा तो उसके साथ किसी का दिल भी कटेगा। इस बार अम्मी जी चांद उसकी सालगिरह तुम्हारी जुदाई का तोहफा देंगी। 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 हुमायरा, क्या हुआ तुम्हें? हुमायरा, क्या हुआ? हुमायरा, पानी लेके आओ। हुमायरा, हुमायरा, क्या हुआ तुम्हें? उठो तो होश करो हुमायरा।
साहबा अभी ठीक तो है? यस ऑफ कोर्स, वीकनेस और शायद किसी ज़हनी दबाव की वजह से ये बेहोश हो गई हैं और इंशाल्लाह अभी कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतनी रात के आपने तकलीफ की है। इट्स ऑल राइट, ये तो मेरी ड्यूटी है। ओके, अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज जब इन्हें होश आ जाए तब चले जाइएगा। अरे आप घबराएं नहीं, नाउ शी इज़ ऑल राइट। और कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। आप सब लोग रेस्ट करें, कमरे में ज़्यादा सफोकेशन ना होने दें। जी आप प्लीज बस फोन ऑन रखिएगा ताकि अगर कोई इमरजेंसी ना हो कॉल कर सकें। जी ज़रूर। आइए मैं आपको छोड़ आइए। समझ में नहीं आ रहा कि ये बेहोश कैसे हो गई। कुछ तो ज़रूर हुआ है जिसका ये रिएक्शन है। अम्मी चले, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। चांद बेटा अब तुम भी आराम कर लो, थक गए होगे। नहीं आंटी, मैं हुमायला के होश में आने से पहले अपने रूम में नहीं जाऊंगा। आप आराम कीजिए। प्लीज प्लीज होश में आ जाओ, तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। प्लीज आंखें खोलो हुमैरा, प्लीज। कि तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हुई? तुम तो सो जाओ, मुझसे सवाल जवाब मत किया करो फजूल के। ज़ैनब, तुम उस वक्त घर पे मौजूद थी, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि उसे क्या हुआ था। मुझे क्या पता उस ढीठ लड़की को क्या हुआ। तुम अपनी चोंच बंद करो और सो जाओ। ये लो पढ़ो, जाओ सर। अम्मी कैसे भाई, हुमायला जी को होश आ गया? नहीं, अभी भी बेहोश है। मैं चांद की माँ हूँ, वो बेटा है मेरा। मैं उसे देख रही थी कि वो हुमायला के लिए किस कदर बेचैन और बेकरार हो रहा था। हमारी जान, प्लीज़ आप थोड़ा आराम कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरे चांद ने आंखों में रात काटी है कैसर, भला मेरी आंख कैसे लग सकती है? रहम फरमा दे हम सब पे, या अल्लाह रहम फरमा दे। मुझसे तो चांद की हालत देखी नहीं जा रही।
जब कोई किसी से प्यार करता है तो फिर वो अपनी हालत नहीं देखता, वो उस चेहरे को देखना चाहता है जिसको देखकर उसके दिल को तस्कीन मिलती हो। मैं चांद को कई बरसों से जानता हूं। मैंने पहले कभी उसे किसी लड़की की मोहब्बत में जुनून की हद तक जाते हुए नहीं देखा। मोहब्बत में दीवानगी ना हो तो मोहब्बत करने वालों का दिल उस खाली मकान की तरह होता है जिसमें कोई नहीं रहता। वहशत और दीवानगी ही तो प्यार की अलामत है। चांद के ज़हन में पहले ही धुन सी छाई हुई है। अगर उसने मज़ीद कोई स्ट्रेस लिया तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। अभी कमाल करते हैं अरमान साहब, भला मोहब्बत में फ़ायदा और नुकसान कौन देखता है? तुमने ठीक कहा। कभी कभी दिल वालों को अपने दिल पर पाँव रखकर लम्हों के पुलसरात से गुजरना पड़ता है। वक्त हमारा हाथ पकड़कर उस दुराई पर ला खड़ा किया है जहां रास्ते का इंतखाब करना मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आता जिंदगी का सफर जो हम कर रहे हैं, आखिर इसकी मंजिल क्या है? कुछ लोग रास्तों में ही मिलते हैं और रास्तों में गुम हो जाते हैं। अरमान साहब, मैं तो गुमशुदा रास्ते की मुसाफिर हूं। आप अपने लिए कोई और रास्ता तलाश कर लें। बहुत बहुत आगे निकल आया हूं मैं खुशी। वापसी के सारे रास्ते धुंधला से गए।